38वें राष्ट्रीय खेल के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। गृह मंत्री का किया गया भव्य स्वागत। उत्तराखंड में स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर विवाद हुआ तेज। कई जिलों में स्मार्ट मीटर लगाए जाने का विरोध कर रही जनता। विरोध प्रदर्शन भी जारी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वक्फ संशोधन विधेयक को बताया ऐतिहासिक कदम। कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में देश के कई लंबित कार्य किए जा रहे हैं पूरे। उत्तराखंड में 18 फरवरी से देहरादून विधानसभा में बजट सत्र किया जाएगा आयोजित। प्रदेश के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल राज्य का आगामी बजट करेंगे पेश। पीएम मोदी के उत्तरकाशी दौरे की तैयारियां हुई तेज। मुखवा में गंगा मंदिर और भवनों की साज सजावट की गई पूरी। पौड़ी में वनाग्नि से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने किया मॉक ड्रिल का सफल आयोजन। 10 छात्रों का किया गया इसमें सुरक्षित रेस्क्यू। उत्तराखंड में जल्द ही हो सकता है नए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव। भारतीय जनता पार्टी को मार्च महीने तक अपना नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने की जताई जा रही संभावनाएं। किच्चा में रिश्तों को शर्मसार कर देने का मामला आया सामने। 3 दिनों से लापता युवक का मिला शव। दोस्तों ने ही की थी युवक की हत्या। विकासनगर में हुआ खौफनाक सड़क हादसा। 2 ट्रकों की आपस में जोरदार भिड़ंत के चलते लगी आग। एक व्यक्ति की गई जान। देहरादून नगर निगम की सुविधाओं को डिजिटलाइज किए जाने के बाद उपभोक्ताओं को होगी भारी सुविधा। बिल जमा करने को लेकर नहीं काटने पड़ेंगे अब नगर निगम के चक्कर। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। समय है अपना उत्तराखंड का। देखिए, हल्द्वानी में आज 38वें राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह के लिए गृह मंत्री अमित शाह बतौर चीफ गेस्ट यानी मुख्य अतिथि शामिल हुए। उनके आगमन को लेकर हल्द्वानी में तिकोनिया चौराहे से लेकर गौलापार स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम तक एक भव्य रोड शो आयोजित किया गया। इस दौरान हजारों लोग सड़क किनारे खड़े होकर गृह मंत्री का स्वागत करते नजर आए। स्वागत कार्यक्रम में नगर निगम द्वारा विशेष तैयारियां की गईं। पारंपरिक कुमाऊनी वेशभूषा पहने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने अमित शाह का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। पूरे मार्ग पर पारंपरिक नृत्य और लोकगीतों की प्रस्तुति ने उत्तराखंड की सांस्कृतिक छटा बिखेरी। गौलापार स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने समापन समारोह में खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि राष्ट्रीय खेल हमारे देश के युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करने का मंच है। यहाँ की प्रतिभाएं भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरव दिलाएंगी। उन्होंने उत्तराखंड की खेल प्रतिभाओं और संस्कृति की प्रशंसा करते हुए कहा कि हल्द्वानी जैसे शहरों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजन देश के विकास और एकता के प्रतीक हैं। बता दें कि गृह मंत्री के हल्द्वानी दौरे को लेकर स्थानीय लोगों में काफी उत्साह देखा गया। रोड शो और समापन समारोह ने हल्द्वानी के लोगों को देश के बड़े स्तर के आयोजन का हिस्सा बनने का भी अवसर दिया। देख सकते हैं आज हमारे यहाँ हल्द्वानी में राष्ट्रीय खेलों का समापन समारोह है, जिसमें माननीय गृह मंत्री जी भी हमारे शहर में आ रहे हैं, जिसको लेकर शहर में हर्षोल्लास का माहौल है। जगह जगह यहाँ के विभिन्न संगठन स्वागत के लिए उत्सुक हैं। उसी की तैयारियां अभी चल रही हैं यहाँ पर और लोग उनके स्वागत के लिए तिकोनिया से लेकर इस स्टेडियम तक जगह जगह एकत्रित हुए हैं। बढ़ेंगे आगे। देखिए, भारत में कई ऐसे मामले हैं जिनमें जेल में बंद कैदी वर्षों तक न्याय की प्रतीक्षा करते हैं। इस दौरान उनके रोजमर्रा का जीवन मानसिक और भावनात्मक रूप से काफी चुनौतीपूर्ण बन जाता है। कई कैदी तो मानसिक रूप से असामान्य तक हो जाते हैं। ऐसे में जेल प्रशासन द्वारा कैदियों को सकारात्मक माहौल देने और उन्हें सुधरने का प्रयास भी किया जाता है। देहरादून के सुधोवाला जेल में भी प्रशासन ने कैदियों के सुधार के लिए एक नई पहल की है। इसी पर एक खास रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। भारत में तमाम ऐसे मामले हैं जिनको लेकर जेल में बंद कैदी लंबे समय तक इस प्रतीक्षा में रहते हैं कि उन्हें कब तक न्याय मिलेगा।
इस बीच उनके रोजमर्रा का जो जीवन होता है वो काफी प्रभावित और विचलित कर देने वाला भी होता है। बहुत से कैदी तो मानसिक रूप से असामान्य हो जाते हैं। ऐसे में तमाम जगहों पर जेल प्रशासन की ओर से कैदियों को एक सकारात्मक परिवेश देने और उन्हें सजा मिलने के बाद सुधरने का मौका दिया जाता है। इसी कड़ी में देहरादून के सुद्धोवाला जेल में बंद कैदियों के लिए भी जेल प्रशासन ने काफी सकारात्मक रुख अपनाया है। यहाँ पर हर तरह के कैदी निवास कर रहे हैं। सभी प्रकार के कैदियों को मानसिक रूप से स्वस्थ रखने और उन्हें सुधारने का एक अच्छा मौका देने का प्रयास जेल प्रशासन के ऊपर होता है। जेल के कर्मचारी इस प्रयास में रहते हैं कि जिस उद्देश्य से वहां पर कैदी आए हैं उसे पूरी तरीके से पूरा किया जा सके। अब इसी कॉन्सेप्ट पर देहरादून जेल के अधिकारी काम भी कर रहे हैं। आपने आमतौर पर देखा भी होगा कि जेल में बंद बहुत से बंदियों के हुनर को पहचानते हुए जेल प्रशासन उन्हें उनके हुनर के मुताबिक काम देता है। बहुत से कैदी कालीन बनाते हैं, लकड़ी की डिजाइनर कुर्सियां बनाते हैं, अलमारी, बेड, सोफा आदि सामान कैदियों के द्वारा तैयार किया जाता है। इसके साथ ही कैदी सिलाई का कार्य भी करते हैं। अब एक प्रयास और बड़ा किया जा रहा है कि कुछ कैदियों को जेल से बाहर भी काम के लिए भेजा जाएगा और उनके द्वारा निर्मित किए गए तमाम चीजों की आउटलेट भी विभिन्न जगहों पर लगवाई जाएंगी। ये ओपन जेल या कहें कि खुली जेल का कॉन्सेप्ट है और इसमें कैदी को बंद कोठरी में रखने की बजाय दिन में उसे कुछ दूरी तक ले जाकर रोजी रोटी कमाने और काम करने की छूट दी जाती है और रात को तय समय सीमा तक उस कैदी को वापस जेल लौटना पड़ता है। इस तरह की ओपन जेलों का दायरा जेल प्रशासन खुद तय करता है, लेकिन ये सब कार्य उन कैदियों को दिया जाएगा जिनका रिकॉर्ड अच्छा हो, जो खुद जेल नियमों का अच्छे से पालन करते आए हों, अनुशासन में रहते हों और फिर से समाज की मुख्य धारा में लौटने की इच्छा रखते हों। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो सुद्धोवाला जेल के ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है, जहां हमारे उत्तराखंड ब्यूरो चीफ ने जेल प्रांगण का भ्रमण कर हर वो तस्वीर कैमरे में कैद की जो आम जन तक पहुंचनी जरूरी है। देखिए खास रिपोर्ट। तो सिद्धूवाला जेल कारागार के अंदर हम प्रांगण में मौजूद हैं। यहाँ पर कार्यशाला में हम खड़े हुए हैं। यहाँ पर अधिक जानकारी के लिए मुझे देंगे महेंद्र पाल सिंह जी हैं, जो जेल कर्मी हैं, अधिकतर यहाँ पे सभी लोगों पर नजर रखते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, कार्यशाला में हम खड़े हुए हैं, क्या क्या कार्य यहाँ पर करवाए जाते हैं, वह किस तरीके के कैदियों को जगह दी जाती है यहाँ पे काम करने की? अच्छा, यहाँ पर अधिकतम मतलब सजावता बंदी हैं और आजीवन कारागार की बंदी हैं, कुछ अंडर टाल भी हैं। तो यहाँ से बाहर का JBKC बाहर की मशीन है, कंपनी है जो कपड़े तैयार करके देती है, तो कॉन्ट्रैक्ट पे तैयार कराते हैं हम लोग। फिर गमला बनाए जाते हैं, ऑन डिमांड इनकी सप्लाई की जाती है और जेल से भी देते हैं हम लोग। और फर्नीचर का काम है, जैसे आप आगे चल के देखेंगे, बेड बनना है, सोफ़ा बनाए जाते हैं यहाँ पर। और विद्युत कार्य है, अंदर की बाहर की मोटर बैंड कराते हैं और अंदर को बिजली का भी काम होता है। कमले स्टैंड बनाए जाते हैं और इधर ये मतलब उसका अलमारी वगैरह काम अभी चालू होने वाला है। और बाहर के ऑर्डर आते हैं, कुर्सी बच्चों को कुर्सियाँ बनना, जो आप देखेंगे चल के कुर्सी बनाई जाती हैं। और ऑन डिमांड गमले स्टैंड वगैरह देख रहे हैं आप यहाँ पर, आगे दिखाई देंगे आपके लिए। और फर्नीचर वगैरह आगे चल के देखेंगे, फर्नीचर वगैरह भी है जो बंदियों द्वारा तैयार किया जाता है, आगे चल के देखें आप बात। तो किस तरीके से आप लोग इनको ट्रेनिंग देते हैं या उसका एक तरीके से सुझाव देखते हैं कि उसको ये चीज़ पसंद है, इस काम में रुचि है, इस हिसाब से उसको काम दिया जाता है? हाँ, कुछ लोग बंदी ऐसे हैं जिनको रुचि होती है, उन्हें कराया जाता है। और कुछ सीखने के इच्छुक हैं तो उन्हें बाहर ट्रेनर भी आते हैं, वो सिखाया जाए। जैसे JBKC काम चल रहा है, आप देखेंगे ऊपर सिलाई काम चल रहा है, तो बाहर ट्रेनर आए, उन्हें सिखाया। कुछ हमारे यहाँ भी जो कैदी होते हैं बाहर सीखे हुए होते हैं, तो वो काम करते हैं, उनके द्वारा सिखाया जाता है। जैसे आप आगे चल के देखेंगे, JBKC में देख लें, हम दिखाते हैं। जैसे कि हम ये देख रहे हैं कि फर्नीचर भी यहाँ पे काफ़ी बड़ी मात्रा में तैयार किए जा रहे हैं, तो ये ऑर्डर किस तरीके से यहाँ पर जेल के अंदर आते हैं ताकि आप इसे तैयार करें? हाँ, जैसे बाहर से ऑर्डर आते हैं, जेल साथ संपर्क करते हैं आप, तो बाहर के ऑर्डर बंदियों के लिए मेन उद्देश्य यहाँ है बंदियों को काम देना, बंदियों को काम देना, जिससे आदमी खाली बैठ के डिप्रेशन में ना आए। तो इसे बाकी और कोई उद्देश्य नहीं है, बंदियों को मतलब खाली न रखना है, ये चीज़ होती है। तो कितने घंटे इनसे काम करवाया जाता है डेली? क्योंकि हम देख रहे हैं कि 8 घंटे तक अधिकतम लोग बाहर काम करते हैं, तो जेल में क्या सिस्टम है? हाँ, लगभग 8 घंटे के लगभग रखा जाता है, लेकिन 6 घंटे लगभग 6-7 घंटे काम करते हैं लोग, बीच में रेस्ट भी दिया जाता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये साहब बाहर कंपनी JBKC कंपनी काम है। ये शर्ट तैयार है भाई, दिखाना है, शर्ट तैयार है कहीं।
तो बिल्कुल देखिए ये कार्यशाला है, यहाँ पर एक तरीके से सिलाई का कार्य जो है वो किया जाता है। सबसे ज़्यादा शर्ट यहाँ पर जो है वो इनके द्वारा यहाँ पे बनाई जा रही है, क्योंकि तैयार शर्ट का भी इन्होंने कहा है कि अभी आपको दिखाएंगे। तो किस तरीके से जेल के अंदर भी कैदियों को बिजी रखने के लिए उनका शेड्यूल ध्यान कहीं और ना भटके, तो उसमें काम भी जो है वो कैदियों को लगातार यहाँ पे सिखाया जाता है। तो कितनी शर्ट एक दिन में तैयार हो जाती है? कि लगभग 200 के लगभग तैयार कर देते हैं लोग। उसकी इसकी क्वालिटी के ऊपर किस ढंग की शर्ट है वो देखना पड़ता है। आइए दिखाते हैं आपको ले आगे। तो इसमें अगर हम दिहाड़ी की भी बात करते हैं तो क्या कुछ मेहताना इन लोगों को मिलता है? इनके गवर्नमेंट की तरफ से होता है, जो गवर्नमेंट इनके लिए वो करती है, और बाकी अधिकतम जेल साहब बता पाएंगे किस हिसाब से क्या होता है। तो बिल्कुल देखिए सिलाई सेंटर कार्यशाला में हम यहाँ मौजूद है, जहाँ पर जो जेल में बंद कैदी है उनके द्वारा इस तरीके की जो है वो शर्ट जो है वो तैयार करी जाती है, और इसके ऑर्डर जो है वो समय समय पर गवर्नमेंट विभाग से जे एरो ब्रांडेड कंपनी है, उसकी शर्ट यहाँ तैयार होती हैं। जे भी किस कंपनी, ये आप आ रहे हो कंपनी से सुपरवाइजर हैं, और ये यहाँ पर रह के इनके सामने ये तैयार होता है माल। आपके देखरेख में ये पूरा काम हो रहा है सिलाई का, किस तरीके से कार्य होता है और सिलाई के ऑर्डर कहाँ से आते हैं आप? ये तो जॉब वर्क है सर, ये कंपनी के थ्रू आता है और इन्हें सिखा के हम काम करवा रहे हैं यहाँ पर। किस तरीके से काम सिखाया जाता है कि ट्रेनिंग उनको पहले दी जाती है? पहले ट्रेन करते हैं 4-5 दिन, जो नया आता है काम सीख जाता है तो उसको काम पे लगाते हैं। तो बिल्कुल देखिए पहले जो है जो बंदी होते हैं उनको 4 से 5 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है, और काम में उसकी सबसे पहले जो है वो रुचि देखी जाती है कि वो क्या करना चाहता है, उस हिसाब से उसको उस काम में जो है वो लगाया जाता है। तो सिद्धूवाला कारागार के अंदर हमने आपको दिखाया किस तरीके से कार्य किया जा रहा है और किस तरीके से कैदी रह रहे हैं। अब उनकी व्यवस्था किस तरीके से करते हैं, ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ है पवन कुमार कोठारी जी, जो जेल के जेलर हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शन न्यूज़ में। थैंक्स सर मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा किस तरीके से सुबह की शुरुआत होती है जेल में? एक व्यस्त शेड्यूल है, पूरी दिनचर्या बहुत व्यस्त है। सुबह 6 बजे से हमारी शुरुआत होती है। पहले कैदियों की अनलॉकिंग, जो जेल का सबसे महत्वपूर्ण ज़रूरी काम है कि हमारे कैदी की काउंटिंग सही है। सुबह अनलॉकिंग होती है, अनलॉकिंग के बाद देन प्रार्थना का गायन होता है एक, उसके बाद जो है फिर सुबह ब्रेकफास्ट डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होता है 7-7:30 पे। फिर जिन कैदियों को आज कोर्ट जाना है उनकी तैयारी शुरू हो जाती है 9-9:30 से, वो लोग कोर्ट जाना शुरू हो जाते हैं, 10:30 तक कोर्ट जाते हैं। फिर 11 बजे से जो विजिटर्स लोग हैं वो मिलने के लिए आना शुरू हो जाते हैं। 11 से लेकर 2-2:30 बजे तक वो विजिटर्स की मुलाकात चलती हैं 2 बैचेज में, और 2:30 बजे करीब ये विजिटर मुलाकात से फ्री होते हैं, और 4:30 से फिर कोर्ट से वापसी शुरू हो जाती है प्रिजनर्स की, और करीब 6:30 से रिहाई शुरू हो जाती है, और 8 बजे तक फिर फाइनल काउंटिंग करके कैदी बंद होते हैं। तो ये पूरी सुबह से लेकर रात के 8 बजे तक की व्यस्त दिनचर्या है। तो सर अभी की अगर हम बात करते हैं तो जेल में कितने मौजूद यहाँ पे कैदी है, वो डेली की अगर रूटीन की बात करते हैं कितनों की लगभग रिहाई होती है और कितने लगभग नए कैदी जेल में आते हैं? औसतन अभी इस समय 1120 के आसपास कैदी हमारे पास हैं। औसतन 8 और 10 प्रतिदिन नए आते हैं, 8 से 10 प्रतिदिन नए छूटते हैं। एक ये है सब। मेडिकल को लेकर काफ़ी दिक्कत समस्या रहती थी पहले, फिल्मों में भी दिखा है कि जेल के अंदर मेडिकल को लेकर काफ़ी समस्या होती है। यहाँ पे हमने देखा हॉस्पिटल वगैरह भी है, तो क्या एक तरीके से सेटअप है उसका और क्या रूटीन है कैदियों के लिए? मेरा आपसे अनुरोध रहेगा ना कि पहले के परिप्रेक्ष्य में कारागार को ना देखा जाए, आपने भी देखा है, और फिल्मों के परिप्रेक्ष्य में ना देखा जाए, आपने स्वयं जाके देखा है। काफ़ी चेंजेज आए हैं। सरकार बहुत माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय न्यायालय और भारत सरकार, राज्य सरकार हर पल कुछ ना कुछ कैदियों की बेहतरियों के लिए हमेशा ही हमारे काम कर रहा है। हमारे यहाँ एक 18 बेडेड हॉस्पिटल है, 2 डॉक्टर्स हैं, 3 फार्मासिस्ट हैं, 24 घंटे एम्बुलेंस हैं, 2 एम्बुलेंस हैं, तो काफ़ी सुविधाएं हैं। हम एम्स तक इलाज कराते हैं, दूर हॉस्पिटल इलाज के लिए जाते हैं बंदी, तो सारे इलाजेज, इवन ऑपरेशन, इवन नी रिप्लेसमेंट, इवन कूल्हे का रिप्लेसमेंट, वो भी यहाँ जेल से कैदियों का होता रहता है। अंदर हमने देखा भी भ्रमण के दौरान कैंटीन भी अंदर मौजूद है, बेकरी भी है, कार्यशाला भी है, जिसमें तमाम तरीके के फर्नीचर की बात करें, सिलाई की बात करें, विद्युत की बात करें, ऐसे तमाम कार्य जो है वो कैदी अंदर कर रहे हैं। तो कैसे एक तरीके से उनका चयन करते हैं आपकी पर्टिकुलर, आप ये काम करेंगे या वो करेंगे, या वो पहले से अपनी रुचि दिखाता है कुछ? जब कैदी यहाँ आता है तो अगर वो कार्य करने का इच्छा व्यक्त करता है तो उससे उसकी अभिरुचि पूछी जाती है कि बाहर आप क्या काम करते थे, या
अगर बाहर कोई उस हुनर का काम मौजूद है तो उसको उस हुनर में लगाया जाता है, और अगर वो कह रहा है कि नहीं मैं ये चीज़ सीखना चाहता हूँ तो हम उसमें लगाते हैं। और करीब इस समय हमारे 1150 में 350 से 400 कैदी काम कर रहे हैं। तो उनकी अभिरुचि के अनुसार और जेल में उनका व्यवहार और कुछ सिक्योरिटी पॉइंट्स देखकर तब कैदियों को उनके अभिरुचि के अनुसार नियोजित किया जाता है काम में। तो व्यवहार कैसे देखते हैं सर, क्या उन पे मॉनिटरिंग करते हैं आप 24/7? हाँ, मॉनिटरिंग 24/7 है। हमारे हम इनपुट लेते रहते हैं। उसके कुछ पैरामीटर्स हैं, क्या इनकी मुलाकात रेगुलर आ रही है, क्या इनके परिजनों से इनका सोशल टाई अप है, क्या जो है वो हमारे लोकल क्षेत्र का निवासी भी है, उसका जेल में लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति तो नहीं है। ये सब चीज़ें हम एक पैरामीटर्स पर लेकर हमें लगता है कि नहीं बंदी इसने बाहर जो भी जाने अनजाने अपराध किया है, लेकिन यहाँ जेल में वो नियमों के अंतर्गत रह के अपनी सज़ा को काटना चाह रहा है और वो कुछ अच्छा सीखना भी चाह रहा है, तो उन पैरामीटर्स के आधार पर चयन करके फिर हम उनको काम पे लगाते हैं। तो लड़ाई झगड़े की बात करिए सर, अगर हम बाहर लड़ाई झगड़ा करते हैं तो हमारे पास एक ही रास्ता होता है, पुलिस जेल में ले आती है। अब जेल के अंदर ही लड़ाई झगड़ा करें तो उसके बाद क्या होता है सर, क्या सज़ा उसमें ऐड ऑन होती है या क्या उसकी प्रक्रिया है फिर? जेल मैं सामान्य बात कर रहा हूँ, एक स्पेसिफिक बंदी या उसकी नहीं कर रहा हूँ। अगर जेल में 99%, ये मेरा पर्सनल व्यक्तिगत रूप से मेरा परसेप्शन है, मेरा मानना है, 28 साल के अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ मैं, 99% प्रिजनर जब वो चार दीवारी जिसको जेल कहते हैं उसके अंदर आता है तो वो खुद उसे लगता है कि अब मैं कोई बड़ी गलती ना करूं, क्योंकि वैसे ही मैं अपने परिवार से समाज से अलग हो चुका हूं, तो वो नियमों को फॉलो करता है। 1-2% इस तरह के होते हैं कि जो नियमों को तोड़ते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो उनको हमारे जेल नियमों के अंतर्गत हम उनको नियंत्रित करते हैं। तो सर कार्यशाला में जिस तरीके से लोग कार्य करते हैं तो उनका मेहनताना दिहाड़ी किस हिसाब से उनको दी जाती है? हमारे उत्तराखंड सरकार ने जो कैदियों के काम करने के लिए जो श्रम निर्धारित किया, श्रम की मजदूरी निर्धारित की, उसके आधार पर दी जाती है। अभी रिसेंटली ही करीब शायद 20 या 25 दिन पहले वो रिवाइज होकर अब जो 110 रुपये पर डे हुई है उसके अनुसार दी जाती है। सर लगातार हम देख रहे हैं कि मुलाकात करने भी लोग आ रहे हैं, तो मुलाकात की प्रक्रिया कैसी होती है? वह अंदर STD PCO भी लगा हुआ है, उसमें किस तरीके से बातचीत होती है कैदियों की? हाँ, एक कैदी हफ्ते में 2 बार अपने परिजनों से मिल सकता है, एक बार में 3 लोग मिल सकते हैं। इसके अलावा जेल में PCO सुविधा अवेलेबल है। एक कैदी हफ्ते में 5 बार अपने घर बात कर सकता है, एक बार में 5 मिनट बात कर सकता है। PCO से बात करने के कुछ नियम हैं, कुछ उनके फॉलो करने होते हैं, वो उनको फुलफिल करके रिकॉर्ड्स हमारे यहाँ जमा करते हैं, फिर कैदी बात कर सकता है। इवन कोई विशेष परिस्थिति है, बुजुर्ग माँ बाप हैं, पत्नी है, प्रेगनेंसी है, नहीं आ सकते हैं, कैदी अगर रिक्वेस्ट करता है, हमारे यहाँ वीडियो कॉलिंग फैसिलिटी है, हम वीडियो कॉल से उसके घर बात कराते हैं। कभी कभी ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि किसी के परिजन की डेथ हो गई है और उसको ऑनरेबल कोर्ट से कस्टडी पैरोल नहीं मिल पा रही है, तो अंतिम दर्शन के लिए भी वीडियो कॉल सुविधा का उपयोग किया जाता है। उद्देश्य यही है कि उसका सोशल टाई अप बना रहे, वो अवसाद में ना जाए, वो मानसिक रूप से परेशान ना हो, और अगर पारिवारिक टाई अप बना होता है तो वो एक थोड़ा सा उसको संबल मिले। बढ़ेंगे आगे कुछ और खबरों की तरफ। देखो, उत्तराखंड में स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर चल रहा विवाद तेजी से बढ़ रहा है। प्रदेश में विभिन्न जिलों में जनता स्मार्ट मीटर लगाए जाने का विरोध कर रही है। इसे लेकर कई जगहों पर प्रदर्शन भी हुए। इस बीच उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी UPCAL के परिचालन निदेशक मदन राम आर्य ने जनता से सहयोग करने की अपील की है। मदन राम आर्य ने कहा है कि स्मार्ट मीटर एक नई उन्नत टेक्नोलॉजी है जिसे केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश में लागू किया जा रहा है। उन्होंने इसे उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद बताते हुए कहा है कि इससे बिजली से संबंधित सभी जानकारी मोबाइल पर उपलब्ध होगी। उपभोक्ता यह देख सकेंगे कि उनके घर में कौन कौन से उपकरण चल रहे हैं और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें मोबाइल के जरिए बंद भी किया जा सकता है। उन्होंने जनता से अपील की है कि यह प्रीपेड मीटर नहीं है बल्कि स्मार्ट मीटर है और इसे लेकर फैलाई जा रही भ्रांतियों से बचें। हालांकि जनता का विरोध मुख्यतः बढ़े हुए बिजली बिल, मीटर से जुड़ी पारदर्शिता को लेकर है। कई उपभोक्ता यह आरोप लगा रहे हैं कि स्मार्ट मीटर लगाने के बाद बिजली खपत के आंकड़े बढ़ा चढ़ाकर दिखाए जा सकते हैं।
यूपीसीएल का दावा यह भी है कि स्मार्ट मीटर से बिजली की चोरी को रोकने में मदद मिलेगी, उपभोक्ताओं को सटीक बिल मिलेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी मेरे विद्युत उपभोक्ताओं को अपील करना चाहता हूं कि ये बहुत ही नई टेक्नोलॉजी की बहुत ही अच्छी योजना केंद्र सरकार द्वारा इस हमारे प्रदेश में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और ये एक इतनी अच्छी स्कीम है जिससे हम अपने घर के हर मीटर के अपने बिजली से संबंधित पूरी जानकारी अपने मोबाइल में चेक कर सकते हैं। इवन हमारे अगर आप घर छोड़ के जा रहे हैं, घर बंद करके जा रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि घर में कोई आपका अप्लायंसेस चल रहा हो तो आप अपने मोबाइल में चेक कर सकते हैं और उसको बंद करा सकते हैं। इससे अच्छी फैसिलिटी क्या हो सकती है। आज के वर्तमान में क्या होता है कि हमारा मीटर चल रहा होता है, घर में कोई अप्लायंसेस चल रहे होते हैं, पता नहीं चलता है, लास्ट में महीने के अंत में अच्छा खासा बिल होता है, जबकि एक्चुअल में उनको ज़रूरत उतनी नहीं थी, उसके बाद भी वो चल रहा होता है। तो इसलिए ये इतना अच्छा है कि आपके हाथ में बिजली का कंट्रोल अब आपके हाथ में है। मैं पब्लिक से अपील करना चाहता हूं कि आप बिजली के अपने उपभोग को अपने हाथ में रखिए। इसीलिए स्मार्ट मीटर ज़रूरी है और इसीलिए लगाए जा रहे हैं। आप हमारे इंडिया के हर प्रदेश में ये काम चल रहा है, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में ये काम चल रहा है और कई अच्छी प्रोग्रेस है। हमारे उत्तराखंड से और जगह की प्रोग्रेस अच्छी आ रही है, कहीं कोई व्यवधान नहीं है। मैं जनता से अपील करना चाहता हूं कि आप इसमें हमें इस मीटर लगाने में सहयोग करें। आप बिल्कुल घबराएं नहीं। और जहां तक आप मुझे सुनाई दिया कि प्रीपेड, इसको प्रीपेड मीटर कहा जा रहा है, प्रीपेड मीटर ये बिल्कुल प्रीपेड नहीं है, स्मार्ट मीटर है और इसमें कहीं आगे भविष्य में इस प्रकार की कोई अभी हमारी योजना नहीं है कि इसे प्रीपेड बनाया जाए। पब्लिक से मैं अनुरोध करना है, बिल्कुल घबराएं नहीं, हमारा सहयोग करें और ये अच्छे से इस योजना का प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होने दें। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वक्फ संशोधन विधेयक को ऐतिहासिक कदम बताते हुए इसकी सराहना की है। उन्होंने कहा है कि यह विधेयक लंबे समय से अपेक्षित था और इसे लाने का फैसला राज्य के विकास और सभी समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। धामी ने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में कई लंबित कार्य पूरे किए जा रहे हैं और ये विधेयक भी उसी श्रृंखला का हिस्सा है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि इस विधेयक से सभी नागरिकों को समान लोकतांत्रिक अधिकार मिलेंगे और इससे जुड़ी समस्याओं का समाधान होगा। उन्होंने इसे राज्य सरकार की पारदर्शिता और जनहित के प्रति प्रतिबद्धता का उदाहरण बताया। सीएम धामी के अनुसार ये कदम राज्य के सभी समुदायों के बीच सामंजस्य और विकास को बढ़ावा देगा। कि सभी धार्मिक संस्थाएं धार्मिक के अंदर ये बिल बहुत पहले आना चाहिए था, लेकिन देश के जो भी रुके हुए काम हैं, देश के लोगों के हित में हैं, वो काम सारे के सारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व के इस कालखंड में आ रहे हैं। ये वक्फ बोर्ड का संशोधन भी बहुत बड़ा है। इसमें भी गांव के सभी धार्मिक संस्थाएं, धार्मिक स्थान पूरे वक्फ की संपत्ति में शामिल कर लिए गए थे। निश्चित रूप से इसके आने के बाद लोगों को सहूलियत मिलेगी और सभी को लोकतांत्रिक अधिकार। चलिए बढ़ेंगे आगे, कुछ और खबरें आपको बताएंगे। उत्तराखंड में आगामी 18 फरवरी से देहरादून विधानसभा बजट सत्र आयोजित किया जाएगा। प्रदेश के वित्त मंत्री यानी प्रेमचंद अग्रवाल इस सत्र के दौरान राज्य का आगामी बजट पेश करेंगे। हालांकि विपक्ष ने गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा में बजट सत्र आयोजित करने की मांग की थी, लेकिन सरकार ने इसे देहरादून में आयोजित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बजट को लेकर कहा है कि यह सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। उन्होंने विशेष रूप से युवाओं, महिलाओं, सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता देने की बात कही है इस बजट के माध्यम से। हमने पहले से ही जो है राज्य पूरी तरह से हमारा समृद्ध हो, हमारे प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प में उत्तराखंड योगदान दे। इसमें युवा, महिला, गरीब, अन्नदाता ये हमारी प्राथमिकता में है। इसके अतिरिक्त भी महिलाओं पर हमारा विशेष फोकस रहेगा, युवाओं पर विशेष फोकस रहेगा। सीमांत क्षेत्रों में हम नवाचार पर, एआई को बढ़ाने पर, नई टाउनशिप बनाने पर और जो हमारे समाज कल्याण क्षेत्र में चलने वाली योजनाएं हैं, उन योजनाओं को और हम मजबूत करेंगे। युवाओं के लिए हम खेल के और स्थान बनाएंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए ऑडिटोरियम बनाने की व्यवस्था करेंगे।
खेल गतिविधियों को बढ़ाने के लिए करेंगे। ऐसे अनेक नवाचार हम करने वाले हैं। बाकी तो अभी बजट आएगा तो विस्तृत रूप से आपको बताया जाएगा, लेकिन ये बजट हमारा प्रयास है कि जो राज्य के अंदर विकास की हमारी अनंत संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को आगे करने में मदद करें। राज्य पूरी तरह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित शीतकालीन दौरे को लेकर उत्तरकाशी जिले के हर्षिल मुखवा क्षेत्र में तैयारियां अपने अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। मुखवा गांव जो गंगा जी के शीतकालीन प्रवास स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। गंगा मंदिर की साज सज्जा पूरी कर ली गई है। इसके अलावा गांव के प्राचीन भवनों को भी संवारने का काम पूरा हो चुका है। इन इमारतों को पारंपरिक शैली में सजाया गया है, जिससे उनकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को और अधिक भव्य रूप दिया जा सके। प्रधानमंत्री के दौरे को ध्यान में रखते हुए मंदिर परिसर में बनाए गए विशेष व्यू पॉइंट का निर्माण कार्य भी समाप्त हो गया है। इस व्यू पॉइंट से प्रधानमंत्री हर्षिल घाटी और हिमालय के अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य का अवलोकन करेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। एसपीजी और स्थानीय प्रशासन ने पूरे क्षेत्र का मुआयना किया। मंदिर के आसपास के इलाके को सुरक्षित करने के लिए विशेष टीमों को तैनात किया गया है। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर स्थानीय लोगों में खासा उत्साह है। ग्रामीण अपने परंपरागत वेशभूषा में प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। साथ ही मुखवा गांव के बच्चों और महिलाओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की तारीख की आधिकारिक घोषणा शीघ्र कर दी जाएगी, लेकिन तैयारियों में स्पष्ट है कि ये यात्रा न केवल क्षेत्र की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को बल देगी, बल्कि पर्यटन के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण साबित होगी। सुरक्षा कड़ी है, ग्रामीणों में उत्साह है, क्योंकि आ रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी के शीतकालीन दौरे की तैयारियां बड़े पैमाने पर की गई हैं। मंदिर से लेकर पूरे गांव को सजाया गया है। अब जो एग्जैक्ट डेट है प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की, वो बहुत जल्द साझा कर दी जाएगी। लेकिन हर्षिल घाटी में प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण, विशेष तौर पर पर्यटन के लिहाज से, क्योंकि धामी भी कह चुके हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी ये कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जब कहीं जाते हैं तो वो जो है केंद्र बन जाता है और लोग वहाँ पर बड़ी संख्या में जाने लग जाते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा आग्रह विशेष किया पुष्कर सिंह धामी ने, और अब जो है प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचने जा रहे हैं, उसको लेकर तैयारियाँ यहाँ पर पूरी कर ली गई हैं। चलिए, इस खबर के साथ अपना उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।